नमस्कार मित्रों, सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि विशाल सर को आना चाहिए, यहाँ पर आपसे अपने अनुभव साझा करें। सिविल सर्विसेज परीक्षा में पद हासिल किया है, उसको वहाँ तक पहुँचने में उनकी क्या जर्नी रही वो आप सब जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि आज सर आ रहे हैं, हमारे बीच आएंगे सर, और आपसे वो सारी तमाम बातें करेंगे, वो सारी बातें करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया, या फिर जो भी अनुभव है वो अपने आपसे साझा करेंगे। चलिए आइए उनका स्वागत करते हैं। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू माधव सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। सिविल सेवा परीक्षा में आपका सर आपने सर झंडे गाड़ दिए सर, और सभी छात्रों का भी बहुत दिन से कहना था सर कि आप आएँ और अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं। एसएसबी संस्थान की तरफ से और आपको सभी छात्रों की भी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। तो सर सबसे पहले सर आप सबसे पहले तो ये बताएं सभी छात्रों को, हम सभी दर्शकों को, कि जिस दिन आपका सर रिजल्ट आया सर, उस दिन क्या माहौल था, आंतरिक और बाहरी दोनों माहौल? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा आशु सर, और मैं अपने सभी छात्रों से और अभिभावकों से जो ये चैनल देख रहे हैं, ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी पथ पर चलते हैं और आपको सफलता प्राप्त होती है, उसके उपरांत जब आपका परीक्षा फल आता है, जिस दिन रिजल्ट आया, तो मैं पहले आंतरिक पक्ष की बात करूँगा। जैसे मुझे अपने रिजल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो उन कुछ क्षणों के अंदर, मतलब मुझे लगता है 1-2 मिनट के अंदर, वो जो पूरी जर्नी थी कि जो संघर्ष था, एग्ज़ाम देना जो हम लोग गुजरते हैं, ट्रेन पकड़ना, जाना, पेपर देना, और कभी कुछ टेंशन, लोगों का पूछना, आलोचनाएं करना कि नहीं होना, रोना, बिलखना, फिर खुश हो जाना, वो सारी जर्नी बहुत तेज़ी से मेरे सामने घूमी आंतरिक। फिर एकदम स्तब्ध हो गया कि नहीं, अब मेरा चयन हो चुका है। और बाहरी अगर हम देखें तो मैं घर पे ही था, और जब मैं आया, मैंने सबसे पहले अपनी जानकारी अपनी माताजी को दी, तो उनके वो कुछ देर सुन्न हो गई। मुझे लगा क्या हुआ। पहली बार जीवन में सबसे अच्छा लगा, मेरे पिताजी ने मुझे गले लगाया, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे भाई को मैंने कॉल किया, बड़े भाई को, तो वो स्तब्ध थे, वो चीख पड़े एकदम फ़ोन पे। और घर पे मेरी भाभी जी, बच्चे, जितने भी लोग थे परिवार के लोग, वो मेरी बहन का जो कॉल आया, तो वो उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, मेरे बहनोई साहब, वो सब लोग एकदम स्तब्ध थे। मेरे दोस्तों को पीछे से चिल्ला रहे थे। वो जो पूरा माहौल था, लगातार लोगों का कॉल आना और मैसेज आना, फेसबुक, व्हाट्सअप, 1 हफ्ते तक वो जो लगातार कॉल का दिन ब दिन आना, वो जो माहौल था पूरा, मुझे लगता है वो किसी उत्सव से कम नहीं था। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। जैसा आपने बताया कि सारे ही लोग बहुत स्तब्ध थे, वाकई बात सर, हम लोगों भी जब पता चला सर, हम लोग बहुत खुश हुए इस बात को, जानकारी हम लोगों को जब मिली। सर छात्रों के लिए सबसे पहले तो यह है कि सिविल सेवा परीक्षा एक बहुत बड़ा सर, एक मतलब बहुत बड़ा वो होता है कि वहाँ पर पहुँचना बहुत असंभव सी बात मानी जाती है। और एक छोटी सी जगह पर रहते हुए आपने यहाँ पर अपने सेल्फ स्टडी से इतना सब किया सर। इससे पहले कि हम सिविल सेवा परीक्षा की डिटेल में जाएं, उससे पहले सर संक्षेप में अपने बारे में कुछ व्यक्तिगत और जो थोड़ी सी आपकी यात्रा है उसके बारे में सर दर्शकों और छात्रों को कुछ बताएं सर। जी बिल्कुल। मैं मूलतः जनपद शाहजहाँपुर का ही रहने वाला हूँ, और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है शाहजहाँपुर से पूरी की, और मैंने अपना इंटरमीडिएट शाहजहाँपुर में इस्लामिया इंटर कॉलेज से, हाई स्कूल देवी प्रसाद उत्तर माध्यमिक विद्यालय से, और ग्रेजुएशन मैंने पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में गांधी फैजाम जीएफ कॉलेज से किया। उसके उपरांत मैं अपनी परास्नातक की शिक्षा के लिए बरेली गया, और मैंने बरेली कॉलेज से ही एमएससी मैथ्स से किया, और उसके उपरांत मैंने एलएलबी किया। उसके उपरांत मैंने शिक्षा स्नातक यानी बीएड का कोर्स किया एसएस कॉलेज से। उसके उपरांत मैंने 2 विषयों में एमए किया, और एमए करने के दौरान ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया था इतिहास विषय में, और मैं
SSPG कॉलेज में 2015 से डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहा। और मेरे परिवार की अगर बात करें तो मेरे परिवार है मेरे पिता, मेरे अभिभावक श्री ब्रजेश कुमार पांडे जी जो कि क्रिमिनल के अधिवक्ता हैं और यहाँ पर शाहजहाँपुर में बार संघ के 2 बार अध्यक्ष भी रहे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वो AGA रहे, राजविधि अधिकारी रहे। मेरी माता जी गृहिणी थी, मुझे मेरी शिक्षा में काफ़ी योगदान रहा। मेरे बड़े भाई इंटर कॉलेज प्रवक्ता है, मेरी भाभी जी भी इंटर कॉलेज प्रवक्ता हैं। एक छोटा भाई है जो अमेरिका में शिकागो में फर्मी लैब में एसोसिएट प्रोफेसर है, एसोसिएट साइंटिस्ट के पद पर कार्य कर रहा है। हाल ही में उसका विवाह भी हुआ, हमारे परिवार में खुशी की बात है। तो डॉक्टर मेहता जो उसकी वाइफ हमारी बहू है परिवार की, वो स्लोवेनिया यूरोप की निवासी है। और मेरी जो एक सिस्टर है हम सब हमारी, जिसका विवाह हम लोगों ने लखनऊ में किया है। तो ये छोटा सा परिवार है, 3 भाई 1 बहन, माता पिता। अच्छा जी सर, व्यक्तिगत परिचय तो सभी ने जान लिया आपका। सर इसी दौरान आपसे बहुत सारे कलीग्स आपसे जुड़े होंगे जो परिवार की तरह आप बताते हैं कि परिवार से कम नहीं है। उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये आपकी जब जर्नी होती है तो परिवार के साथ साथ आपके जो मित्र होते हैं उनका सहयोग हमारे साथ रहता है। मेरे जो मित्र हैं जो मेरी जर्नी में हमारे साथ रहे, चाहे नवनीत तिवारी सर हों या वीरेश पांडे जी, अतुल मिश्रा जी, नितिन सक्सेना जी, विमलेश सर, मेरे कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षक, आप भी हैं उसमें से एक, अच्छा सर, मोहित पांडे, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा, हमेशा से मोटिवेशन रहा। और उनको लगता था कि सर आप निश्चित ही एक दिन सिविल सर्विसेज के पद पर पहुंचेंगे, ये उनकी हमेशा से उम्मीद थी। और ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से वो सफलता प्राप्त हुई। जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर अब हम लोग अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत परिचय लगभग सभी दर्शकों को आपका प्राप्त हो गया। सर अगला प्रश्न ये है कि जो आपकी UPPCS आपका पद पे चयन हुआ, सर उसकी एक जर्नी होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसका पढ़ाई का दौरान एक यात्रा होती है सर। और स्पेशली सर आपसे मुझे इसलिए भी पूछना है, आपने जिस दौरान ये सफलता हासिल की उस दौरान शायद कोविड भी था सर। जी बिल्कुल। एक मानसिक तनाव था, पूरे ही कंट्री वर्ल्ड वाइड सर एक टेंशन थी। कैसे सर ये पूरी यात्रा के बारे में थोड़ा सर संक्षेप में बताने की सर कृपा करें सर। देखिए सर, अगर हम संघर्ष की और सिविल सर्विसेज की जर्नी की बात करें जी सर, तो संघर्ष तो मेरा लंबा रहा और कुछ कह सकते हैं आपकी कमियां, कुछ पारिवारिक समस्या बीच में थी। उसके अलावा शायद हम तो हमेशा मानते हैं कि अपनी ही कमी है और सब चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं तब आपको सफलता प्राप्त होती है। हाँ, ये बात सही है कि जिस समय प्रारंभिक परीक्षा में ही थी तो वो कोरोना का समय था हम सभी के लिए। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ हमेशा से कि जब आपके सामने समस्याएं आती हैं और कोई इस तरह का अवसर आता है, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो आपकी चुनौतियों की तरह होता है। तो उन परिस्थितियों में जब हो सकता था कि मैं मोबाइल देखता रहता, ये भी हो सकता, लेकिन उस समय मैंने अपने आप को इकट्ठा करके और सोचा कि ये उस समय है। निरंतर मैं कॉलेज में बिजी रहा, इस कोचिंग संस्थान में बिजी रहता था। एक मुझे समय ईश्वर ने दिया कि मैं आपदा में अवसर को लेकर उसको प्रयास करता रहूं और सफलता प्राप्त करूं, तो उसी में मैं लगातार लगा रहा। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जब हम छात्र होते हैं और हर व्यक्ति, मैं चाहे शिक्षक हूँ चाहे छात्र हूँ, अध्यापक भी हमेशा शिक्षक रहता है, हमेशा एक छात्र रहता है। और उसी तरह से जब आप संघर्ष करते रहते हैं तो आपके सामने वो जो परिस्थितियां हैं, लोग कहते हैं सर्दी है, बहुत ठंड है, कभी कभी कहते हैं बहुत गर्मी है, या ये परिस्थितियां हैं, मेरे सामने ये समस्याएं हैं। तो समस्या हमेशा आती हैं। जब आप एक छात्र हैं, आप एक चुनौतियां आपके सामने हैं, तो कहा भी जाता है जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, और दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, जब छोड़ सुख की कामना, प्रारंभ कर दी साधना, और जब छोड़ सुख की कामना प्रारंभ कर दी साधना, भगवान शंकर हो गए, तो राग क्या श्रृंगार क्या। तो जब आपने प्रारंभ कर दी साधना, तो आपके इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है कि हम किन परिस्थितियों में रहते हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या है। अब लगातार आपको अपना प्रयास करते रहना पड़ता है, जो मैंने किया भी, और मित्रों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से लगातार उसमें सफलता प्राप्त होती चली गई। ये पहला चरण, द्वितीय चरण और इंटरव्यू तक
ईश्वर ने मुझे सफलता प्राप्त की, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसा अवसर दिया है। सर अगला प्रश्न ये है कि जो सिविल सेवा का चरण है, जो 3 चरणों में परीक्षा संपन्न होती है सर, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। सर आपका जो अनुभव है या फिर आप जो छात्रों को बताना चाहें उसके बारे में सर कुछ। बिल्कुल बताना चाहूँगा, और मेरे मन में ये हमेशा से था, मैं बच्चों को बताता भी रहता था, लेकिन इस समय मैं बताना बिल्कुल चाहूँगा। सबसे पहले बात करूँगा प्रारंभिक परीक्षा की। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान इस समय तो कई माध्यम हमारे पास आ भी चुके हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में चूँकि प्रश्नों को पढ़कर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसका आपको आंसर देना होता है। तो उस समय जो ऑब्जेक्टिव आपकी जो मेंटालिटी होती है, उस पर आप फोकस करें। जो जैसे घटना चक्र जैसे सार हैं, जैसे पूर्वावलोकन है, आए हुए प्रश्नों को आप निश्चित पढ़ते रहें। एक समय बनाएं 2-3-4 घंटे का कि मुझको प्रारंभिक परीक्षा के इन प्रश्नों को पढ़ते रहना है, क्योंकि आजकल विशेष योगदान समसामयिकी का भी है। इससे लगातार आप ये मत सोचें कि जब एग्ज़ाम होगा तो 15 दिन पहले पढ़ेंगे, लोगों को सर क्या 6 महीने का पहले का पढ़ना है, 1 साल पहले का पढ़ना है, तो इस तरह कन्फ्यूजन रहता है। उससे एकदम आप दूर रहें। आप लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़ें, न्यूज़ देखें, टीवी चैनल पर अपने मतलब की चीज़ें जो आपके मतलब की हैं। न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ आता है, तो आप देखें इंटरनेशनल पेज, नेशनल पेज। हम शायद लोकल न्यूज़ ना पढ़ें, हमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। उसमें लिखा हुआ है कि भैंसिया करंट लग के मर गई, कोई और झगड़े में ऑटो पलटा 6 लोग मरे। ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। हमारे मतलब की चीज़ें स्पोर्ट्स जो है, इकोनॉमी वाला पार्ट है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय, उन खबरों को आप लगातार पढ़ते रहें और अपने खुद के नोट्स बनाएं। और ये क्रम आप रेगुलर रखें, इसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप सोचो कि कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इतना कम समय होता है कि आप मुख्य परीक्षा को उस समय उन 2 महीनों में या 3 महीनों में तैयारी नहीं कर सकते। ये भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ लगातार चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि 3-4 घंटे आप अपने समय जो आपका प्रबंधन है उसमें प्रारंभिक परीक्षा को लगातार देते रहें। साथ ही साथ आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें। और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे जो प्रारंभिक चरण है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को देखें। उसमें जितने भी टॉपिक हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, एक टॉपिक को आप पढ़ें, एक टॉपिक वाइज उसको तैयार करें। मतलब हम क्या करते हैं कि हमने अगर 100% चीज़ें हैं तो हमने इधर से पढ़ लिया, कभी उधर से पढ़ लिया, हमारा कोई क्रम नहीं है। तो आप क्रमबद्ध तरीके से एक पेपर को, एक टॉपिक को पढ़ें। हर जगह से जहाँ से आपको वो जानकारी मिलती है, कलेक्ट करके खुद के नोट्स बनाएं। तो इस बात पे विशेष ध्यान दें, मैंने कहा खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप खुद का बनाए हुए नोट्सों से लिखते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो आपको वो अपनापन लगता है, आप इजी हो जाते हैं उनको पढ़ने में। कि हम इनकी, क्योंकि तमाम छात्रों को मैं देखता हूँ वो तमाम फोटोकॉपी कराते रहते हैं, कुछ भी पढ़ने लगे, किसी ने कुछ कह दिया उसको तैयारी करते रहे। लेकिन आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। आप सहारा तो कई कोचिंग्स का भी ले सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, बहुत से माध्यम है, वर्तमान में बहुत सुविधाएँ हैं। लेकिन आप उसके नोट्स बनाएं प्रॉपर, और टॉपिक वाइज उसको पढ़ें। रही बात वैकल्पिक विषय की, तो वैकल्पिक विषय के चयन में जब लोग कहते हैं सर कौन सा विषय अच्छा है, तो मैं ये जो कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई विषय अच्छा खराब नहीं होता कि ये विषय अच्छा है। अगर तो आपके लिए कौन सा विषय अच्छा है, ये आपसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। आप एक उसका सॉल्व पेपर लाइए, उसमें प्रश्नों को देखें। और अगर ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ग्रेजुएशन में अगर आपके स्नातक में वो विषय रहे हैं, उनको ही आप कंटिन्यू करते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी नए विषय के साथ इतने कम समय में चयन प्राप्त कर सकता हूँ, ये विषय मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं ले सकता हूँ, तो बिल्कुल आप उसको लें। और बस ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे बड़े विषय हैं जिनका योगदान GS में भी है, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो साक्षात्कार के बारे में है, उस पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ। अपने क्लास में भी बच्चों को मैं बोलता रहता हूँ कि देखिए, इंटरव्यू जो है वो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। 15 दिन पहले आकर आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने उठने बैठने के तरीके को, सलीके को, अपनी बातचीत के लहजे को आप एकदम चेंज कर लें। इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग लगातार जो है वो, आप अगर आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने हाव भाव में, पर्सनालिटी पे, हाँ बिल्कुल, पर्सनालिटी पे काम करते रहें। ऐसे शब्दों का चयन करें कि जब आपसे इंटरव्यू में आप एंटर हो, वहाँ पे पहुँचें, और जब आप उनसे वार्तालाप करें तो आपकी भाषा शैली उस तरह की स्वतः हो जाएगी। आप उस तरह से लिखेंगे, बोलेंगे, ऐसे शब्दों को आप बोलें, ऐसे शब्दों से आप लोगों से बातचीत करें। आप हमेशा ऐसे एक मूड में रहें कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं। जब आप अपने आप को फील करते हैं,
तब आप वो बनते हैं। कहा भी जाता है इसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। आप उस तरह से अपने आप में बिहेव खुद करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं एक सिविल सर्वेंट बनने लायक हूँ। तो आप अपनी बातचीत का तरीका ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि साक्षात्कार में जब आप जाएंगे, क्योंकि नॉलेज वहाँ सबके पास है जो क्वालिफाई करके पहुँच रहा है, बट उसको अपनी बात को कहना, सलीके से कहना, टाइमली कहना, ये मुश्किल होता है। अचानक से वो हमारे सामने नहीं आ सकता। और सर कहीं ना कहीं तक ये भी है कि नॉलेज चेक कर लिया जाता है काफ़ी पहले। हाँ बिल्कुल। अब आप 2 परीक्षाएं दे के आ रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस के इतने पेपर आप दे रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी चेक है। बट आपकी पर्सनालिटी कैसी है, एक सिविल सर्वेंट आप बन चुके हैं, पब्लिक डीलिंग आप कैसे करेंगे, उनसे कैसे वार्तालाप करेंगे, वो आपके व्यवहार में होना चाहिए। और आप लगातार ये चीज़ माइंड में रखें, कीप इन माइंड। तब मुझे निश्चित ही आप जब तीनों चरणों की तैयारी एक साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, सर ने बहुत अच्छे से इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया, कैसे आप लोग अपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने आप को मोटिवेट रखेंगे और कैसे रास्ता तय करेंगे। सर एक चीज़ और पूछनी थी ये कि आपका वैकल्पिक विषय क्या रहा था, आप अगर शेयर करें बच्चों से। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैंने MSc मैथ्स से किया था, लेकिन मैंने सिविल सर्विस के दौरान जैसे कि मेरे कुछ सीनियर्स ने और टीचर्स ने मुझे सुझाव दिया कि आप चूँकि GS में जैसे मैंने कहा कि इतिहास और भूगोल का बहुत योगदान भी है, तो फिर मैंने इतिहास को ही अपना वैकल्पिक विषय बनाया और इतिहास से ही मैंने MA किया। उसी से UC नेट है, उसी में मेरी रिसर्च अभी भी चल रही है और उसी को मैं अपने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो उसी विषय का मैं अध्ययन भी कर रहा था और टीचिंग भी कर रहा था। तो काफ़ी सहयोग मिला इन सबसे मुझको। रुचि भी थी सर आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रारंभ में तो प्रारंभ में तो मुझे लगता था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे कि एक शिक्षक है तो एक मेंटालिटी होती थी कि शिक्षक हैं तो आप बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, आप हमेशा एक आपका ऑरा होगा, नहीं मैं टीचर हूँ। मैं जब टीचिंग भी कर रहा था तो मुझे लगा ऐसा क्यों है कि क्यों नहीं हम अपने स्टूडेंट के साथ ईजी हो सकते हैं, क्यों नहीं हम अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। इतिहास लोग कहते हैं बड़ा है, बोरिंग है, लेकिन अगर हम उसको क्रम से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग में पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको उसमें, जब तक हमें किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप उस विषय को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो इतिहास को भी आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। और एक बात मैं ज़रूर अब 1-2 मिनट में कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग में देखता हूँ लोगों को कोचिंग ज्वाइन की और उन्होंने कहा सर मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, 1-2 दिन में ही वो, मतलब 2 या 3 दिन होते हैं उनको, और जब आप उनसे मिलेंगे तो उनका जो स्टाइल है बोलने का, वो कहेंगे हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मतलब इस तरह से लगेगा कि जैसे आज ही लग रहा है कि माउंटबेटन बन जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर क्रम से चलेंगे कि मैं 30 वर्ड रोज याद करूँगा, 1 लाइन बोलूँगा और एक निरंतर एक समय अंतराल के बाद आप निश्चित ही उस पर अच्छी पकड़ बनाएंगे। सिलेबस का भी ऐसा ही है। जैसे मैं कहानी माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि एक गाँव था, उस गाँव में एक छोटा बालक था, तो उसकी एक बछड़ा था, उससे वो बहुत प्रेम करता था। तो उसे घर वाले जब बोलते थे कि तुम बेटा खेत पे जाओ, तो वो उस बछड़े को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करके रेगुलर नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता था खेतों में लेकर। ये क्रम वो करता रहा जब बछड़ा भी छोटा था और उसकी आयु भी मुश्किल 7-8 साल थी, और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वो एक 18 साल का युवक बन गया। और इतने 8-10 साल के क्रम में लगातार वो उस बछड़े को ले जाता रहा। अब वो बछड़ा गाय बन गया था, तो फिर वो गाय को लाद कर नदी के पार दूसरी तरफ जाता था और उसकी इस चीज़ को पूरा गांव देखता था और लोग देखते थे तो वो चौंक जाते थे कि अरे कि मतलब एक गाय को उसने कंधे पर उठा रखा है। सेम ऐसा ही हमारे सिलेबस के साथ है कि अगर हम गाय उठाने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम बछड़ा उठाएंगे, हम अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे कि नहीं हमें मैथ्स पढ़ना है तो एक दिन में नहीं आ जाएगी, हमको हिस्ट्री पढ़नी है, हम एक दिन में विद्वान नहीं हो सकते। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में ठीक है अभी हम एक पार्ट पढ़ेंगे, 15 दिन में 15 दूसरी पार्ट पढ़ेंगे और एक ही बुक को हम 100 बार पढ़ें, ना कि 100 बुक्स को एक बार। ये मूल मंत्र है। सर बहुत आपने अच्छा किया। ये आपसे हम अलग से भी पूछते सर, आप अच्छे से जानते हैं, एक दिन हम लोग चर्चा भी इस बारे में कर रहे थे, आप ही बता रहे थे कि छात्रों के अंदर एक बेचैनी सी हो गई है, खासकर ये डिजिटल इरा में। वो भांति भांति जगहों से बहुत सारी चीजें पढ़ देते हैं रादर देन कि एक जगह से कई बार पढ़ने से। इस दौरान उनके मन के साथ ये होता है कि वो असंतुष्ट से दिखते हैं हमेशा ही, उनके चेहरे पर हमेशा ही एक असंतुष्टि सी दिखती है सर। बिल्कुल 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 जी सर। तो ये आपने सर बहुत अच्छा सर बताया कि एक ही चीज को
सर हाँ, कई बार पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसा कि हम 100 बुक्स ले आए, 100 जगह से नोट्स ले आए और एक बार थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया। जी का आपको एकदम वो आपका अपना हो जाएगा। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि अपना है। एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि आप इतना सोचें फिर आप लिखें। आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो तभी संभव है जब आपका रिवीजन ज़्यादा हो, आपने उसको कई बार पढ़ रखा हो और प्रॉपर आपने सिलेबस कवर कर रखा हो, तब आप निश्चित ही आपको वहाँ पर आसानी रहेगी और आप अन्य छात्रों से आगे निकलेंगे। जी सर, बिल्कुल। जी सर अगला प्रश्न छात्रों की तरफ से ये है कि इस तैयारी में सर औसतन कितना समय लग जाता है सर? ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर प्रश्न है और अक्सर इस प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, समय प्रबंधन की ऐसी बात है, कितना समय लगता है ये डिपेंड करता है आपकी कई परिस्थितियों पे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक ही बार होती है। मतलब अगर आपने लगातार 2 वर्ष कम से कम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी अच्छे से की है। अच्छे से मतलब है आपने उसको एक एक टॉपिक को तैयार किया है, विधिवत आपने उसके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को समझा है, मुख्य परीक्षा के टॉपिक को समझा है और लगातार आप उन प्रश्नों को, जो मुख्य परीक्षा के आए हुए प्रश्न हैं, उनको आपने लिखा है। मतलब यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं उन प्रश्नों को लिखने की। लेखन सबसे महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए आपकी लेखन शैली कैसी है। और मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोगों की राइटिंग जो बहुत अच्छी नहीं है, यू डोंट हैव कैलीग्राफी, तो आप ये परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ बहुत सुंदर ही लिखना है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा लिखना ज़रूरी है, लेकिन बहुत अच्छा लिखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जब इतना कम समय होता है तो कोई बहुत अच्छा लिखना नहीं लिख पाता है। लेकिन हाँ, एक अच्छी जो साफ शब्द समझ में आए इस तरह का लेखन हो, आपका क्रम से हो, हम अपने टॉपिक से ना भटकें, हम जो पार्ट वाइज हम प्रश्न को बांटते हैं, उसमें जो प्रश्न में पूछा गया है हम उसका जवाब दें, ना कि हम BA MA की तरह कभी कुछ लिखते हैं, पूछ कुछ और रहे हैं। कई बार पोस्टमैन पे निबंध आया, हम इस नदी पे लिख रहे हैं। ऐसा करते थे स्टूडेंट लाइफ में सभी लोग, लेकिन सिविल सर्विस, हाँ एकेडमिक में, लेकिन सिविल सर्विस में ये संभव नहीं है। आप टू द पॉइंट प्रश्नों का जवाब दें और उसके अलावा साक्षात्कार की तैयारी जैसे मैंने कहा लगातार चलती रहेगी। अगर आप 2 वर्ष अच्छे से मेहनत से क्रमबद्ध तरीके से आप करते हैं तो फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और देते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आप पहली बार में सफल हों। सब कुछ अगर ठीक रहा, परिस्थितियाँ और थोड़ा बहुत भाग का भी योगदान होता है, मैं इस बात को मानता भी हूँ, तो फिर निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन तैयारी एक ही बार होती है और वो अच्छे से करनी चाहिए। 2 साल सर ठीक हाँ, समय है। मुझे लगता है ठीक समय है, लेकिन फिर वो 2 साल फिर आपको देने पड़ेंगे जी। पूरी तरह से अपने सिलेबस को, अपने आप को। सर अगला प्रश्न है कि ये सर बहुत छात्रों की लगभग प्रश्न है और छात्रों के अभिभावकों का मुझे लगता है ज़्यादा होगा, करेक्ट नहीं हो पाए अभिभावक ज़्यादा, कि सर देखने को मिलता है कि तैयारी के दौरान ये करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें का ज़्यादा सर है कि ये करें, ये करें, क्या ना करें इस पर थोड़ी कम बात होती है। सर इस बारे में सर कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे बच्चों का? पता नहीं आप कहाँ से प्रश्न लेके आए, लेकिन अच्छा है क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई ये पूछेगा कभी क्या ना करें। आपने पूछा और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमेशा हम सफलताओं की, पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, क्या ना करें की बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। सबसे पहली बात, जब आप प्रिपरेशन प्रारंभ करते हैं तो उस समय कई नकारात्मक लोग आपके चारों तरफ होते हैं कई बार। जी सर। और ये कहना चाहूँगा, पहली बार तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार को पता है, खुद आपको पता है। जो लोग माइक लेके कि नहीं मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी करने कोचिंग करने जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हम आवश्यकता नहीं है। आपका लक्ष्य है, आपको प्राप्त करना है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद तैयारी करते रहिए। इसको गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। जब सफलता होगी तो लोगों को पता चल जाएगा। तो एक तो आप किसी को बताएं ना, मेरा मानना है पर्सनल, ठीक है। दूसरा, आप ऐसे निगेटिव, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जैसे बात मैं और इसी में जोड़ना चाहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पहाड़ था, कई मेंढक नीचे बैठे हुए थे और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता था। वो सोचा कि इस पहाड़ के शिखर तक कौन पहुँचेगा। तो जैसे एक मेंढक चढ़ता था, दूसरा वाला चिल्लाता था नीचे से कि अबे गिर जाओगे, बहुत ऊँचा है, बहुत ऊँचा, बहुत ऊँचा। वो गिर पड़ा। फिर दूसरा चढ़ा, फिर लोग चिल्लाए, वो भी गिर गया, वो भी गिर गया। एक मेंढक चलता रहा, तो थोड़े और ऊपर और ऊपर, और लोग चिल्ला रहे हैं, सारे मेंढक चिल्ला रहे हैं कि तू गिर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन वो लगातार चढ़ता रहा, वो शिखर पे पहुंच गया। फिर वो जब नीचे आया तो लोगों ने पूछा कि यार ये बताओ, हम लोग चिल्ला रहे थे,
बोल रहे थे कि तुम कि लगातार गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर सकते हो, तो तुम क्यों नहीं नीचे उतरे? तो बाकी लोगों ने कहा ये तो बहरा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहरे हो जाएं। लोग आलोचना करते हैं, जितनी आलोचना करते हैं, और मेरा विश्वास है, मैंने खुद देखा है कि उतनी ही आपकी तारीफ करेंगे। तो आप ये भी ना करें कि आलोचना, क्यों ऐसे लोगों से दूर रहें। दूसरी बात, ये बात भी मैं हमेशा कहता हूँ अपने क्लासेस में, मैंने कहा कि आप जो है, जो जितने गैजेट्स हमारे हैं, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, उसका एक निश्चित समय में प्रयोग करें। जब आप लगातार मूवीज़ देखते हैं, लगातार यूट्यूब चैनल और ये स्टेटस, फेसबुक, इसमें सब डूब जाते हैं, तो एक आभासी दुनिया में आप चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके मानसिक पटल पर उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड हर समय पढ़ाई में होना चाहिए। जब आप इस दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि आप इसका यूज़ ना करें, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। उससे दूर रहना। हाँ, लेकिन इतना उसका एक निश्चित समय होता है, आप निश्चित समय तक उसका यूज़ करें, लेकिन उसको एक एडिक्ट ना हो जाए उसके, कि उसके बिना आपको काम नहीं चलता। ज़रूरी नहीं है कि जब आप मूवी देखते हैं, जब आप घूमने जाते हैं, तो आप घड़ी तो नहीं देखते। तो ये भी नहीं कि हम जब पढ़ने बैठे तो बार बार हम घड़ी देखें, अरे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3, क्योंकि ये मेजरमेंट नहीं है। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं हम 10 घंटे पढ़ते थे ना, आप 5 घंटे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो बहुत घड़ी देखना, टीवी देखना, बहुत एक एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर समय उसमें डूबे रहें। तो इससे भी आपको बचना होगा, तो नकारात्मक लोगों से बचना होगा, इन सब चीज़ों से बचना होगा। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता सोशल होने की आपको आवश्यकता है कि आप सबके यहाँ जाना, सबको लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब आपका सफल नहीं होंगे तो लोग बहुत कुछ कहेंगे। जब सफल हो जाएंगे वही लोग खुश होंगे कि ठीक है आप हमारे यहाँ नहीं आए, लेकिन आप एक अच्छे अधिकारी के पद पे पहुँच गए। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये सब काम ना करें। और दूसरी बात कि जो बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी एक बार इस पर फोकस किया था कि बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे करने की, बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कुछ चुनिंदा बुक्स की, कुछ चुनिंदा नोट्स की, उनको आप क्रम बना के अपने नोट्स बनाएं बस। तो आपको यही सब काम नहीं करने। बाकी जो सफलता की जरूरी चीज़ें मैंने पहले बताएं, उस पर आप प्रयोग करते रहें और सफलता निश्चित प्राप्त होगी आपको। सर दो प्रश्न अलग अलग थे, थोड़ा उनको कंपाइल करके एक ही में पूछ लेते हैं आपसे। हाँ जी, वो हालांकि आपने थोड़ा सा उसमें झलकी भी दी उसके उत्तर में। एक तो ये था कि सर मैं अलग से आपसे पूछने को था कि सर बच्चों का डायरेक्ट आपसे प्रश्न होगा कि सर आप 16 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे। एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा ये भी पूछना था कि जहाँ तक होता है कि बात होती है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया से सर मैं आपसे यही पूछने को था कि सोशल मीडिया से बच्चे कितना डिटैच रहें या बिल्कुल ही डिटैच रहें, कितना, ये दोनों चीज़ों को मिला के मैं पूछने को था आपसे। अभी सर आप बताना चाहें इसको। देखिए, अभी को अच्छा रहा। देखिए, वही मैंने आपसे कहा कि 16 से 18 घंटे, हाँ बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आप तैयारी करते हैं तो 16-18 घंटे ऐसा होता है। कई बार जब एग्ज़ाम्स होता है तो हम 16-18 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता नहीं है कि हर व्यक्ति लगातार जो तैयारी कर रहा होगा या बन भी गया वो 18 घंटे पढ़ता होगा। एक 10 घंटे भी बहुत होते हैं। अगर मैंने जो आपसे कहा, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, आप समय दे रहे हैं बाकायदा, तो वो 10 घंटे उन 18 घंटों के बराबर है। ना कि हम 18 घंटे बुक्स लेके बैठ रहे हैं। तो अगर आप 8 से 10 घंटे भी रेगुलर पढ़ते हैं 365 दिन में, 350 दिन भी, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ें। एग्ज़ाम में विपरीत, जब एग्ज़ाम्स होता है उस समय की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मली आप जब वर्ष भर तैयारी करते हैं तो 10 घंटे भी आपके लिए पर्याप्त हैं। लेकिन वो 10 घंटे सिर्फ आपकी पढ़ाई को समर्पित होने चाहिए, बिना किसी समय चीज़ों के। और दूसरी बात जो आपने पूछी मुझसे, हाँ, तो ठीक है, मतलब इनका प्रयोग करें। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए भी कर सकते हैं, और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जो अच्छे चैनल्स हैं आपको लगता है, लेकिन उसमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 चैनल आप देखें, उसको एक निश्चित समय दें, यानी कि दिन भर उसी से हम पढ़ते रहे। क्योंकि आज भी मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि जो ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई होती है और ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाया जाता है, उसमें हमेशा एक अंतर रहता है और हमेशा एक अंतर रहेगा। सामने बैठ के जो टीचर आपसे पढ़ाता है, प्रश्न पूछता है, उसका जो प्रभाव रहता है, ऑनलाइन माध्यम से शायद मुझे लगता है ऐसा कि उतना नहीं रहता कभी। हाँ बिल्कुल, कुछ उसका भाग रहता है। मतलब ऑनलाइन माध्यम से जितना फ़ायदा हो सकता था उतना लें, लेकिन आप उस ऑफलाइन मोड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है। टीचर्स और गार्जियंस इन सबके रोल को, मतलब जो व्यक्तियों हैं उनके रोल को सर नेग्लिजेंस में, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, उसका प्रभाव अलग है। ये सर, अब हम आगे अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं सर। सर ये तैयारी अपने आप में इतनी हैक्टिक है, इतना सिलेबस होता है,
एक जेन्युइन प्रश्न है काफ़ी बच्चों का, इसलिए सर अभी रिपोर्ट भी आई, जो सुसाइड वाली रिपोर्ट आई कि बच्चों की जो सुसाइड की है वो काफ़ी टेंडेंसी बढ़ रही है। हालांकि छोटे शहरों में अच्छा होता है कि काफ़ी लोगों से मिलते हैं। तो प्रश्न मेरा सर ये है कि मानसिक तनाव सर इस तैयारी के दौरान बहुत होता हो, कैसे हैंडल करते हैं? और फिर वही बात है सर, आपसे मैंने पहले भी वही प्रश्न किया था, इसको जोड़ते हैं कि कोविड के दौरान भी एक आपने सामने चैलेंज रहा होगा सर। जी सर हाँ, देखिए जो मानसिक तनाव की बात की तो मैं सभी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की एक हॉबी होती है, चाहे वो हॉबी मूवी देखना हो, चाहे वो हॉबी क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो हॉबी हो सकता है कि किसी से मुंह देखना हो, डांस करना हो, सिंगिंग करना हो, कुछ भी हो। तो अगर आप अपनी हॉबी को आप फॉलो करते रहें और अगर आप कैरियर नहीं बना रहे हो उसको, तो आप गाना भी गाएं, डांस भी करें, ठीक है, आप थोड़ा घूमने भी जाएं, आप दोस्तों से मिलें, लेकिन उसका एक सर्टेन टाइम होना चाहिए। जो मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि 10 घंटे हमारे पढ़ाई के हैं, 14 घंटे और बचे हैं, 3-4 घंटे खाने पीने और सब मिलकर 10 घंटे मेरे पास हैं। उन 10 घंटों में मैं दोस्तों से मिल सकता हूँ, मैं मूवी देख सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, चेस खेल सकता हूँ, जो अच्छा लगता है वो कर सकता हूँ। तो उससे हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। और नकारात्मक लोगों से जब आप दूर रहेंगे तो निश्चित ही आप तनाव मुक्त रहेंगे। और जो भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, और जो लोग ऐसा बोलते हैं, जब आप तैयारी प्रारंभ करते हैं, लोग देखते हैं अच्छा आपका एग्ज़ाम था, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कई आपको सलाहकार मिल जाएंगे जो आपको तरह तरह की सलाह देंगे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन जीवन में आप याद रखें कि जीवन में सलाह सब देते हैं, पैसा कोई नहीं देता। सलाह सब देते हैं, पैसा कोई नहीं देता। जी सर। मतलब आप ऐसा कर लिए, क्योंकि आपको अपना जीवन निर्वाह खुद ही करना पड़ेगा, आपको अपने पैरों पर खुद चलना पड़ेगा, है ना। तो ये आप सोचें कि जो सामने वाला व्यक्ति जब आपको एक टाइम की रोटी नहीं दे सकता, कुछ और नहीं कर सकता, तो वो उस व्यक्ति के कहने से आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको जो करना है, आप बिना उसी मेढक की तरह बिना सुने आप आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है आप तनाव मुक्त हमेशा रहेंगे। ये आप समझ लें। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने शौक़ को रेगुलर करें, एंजॉय भी करें लाइफ को। यही समय एंजॉय करने का भी है, लेकिन जो 10 घंटे का समय, 11 घंटे का समय आपके पढ़ाई का है, वो आप उसको निश्चित रूप से देते रहें। और जो लोग टोकते रहते हैं वही सबसे पहले आपको कॉल भी करेंगे शायद कि बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये आप सुनने के लिए तैयार रहें। उनके चेहरे से जो बुराई कर रहे थे, जो आपको तनाव दे रहे थे, और मुझे लगता है वो भी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो नकारात्मक लोग हैं वो आपको एनर्जी देते हैं, वही लोग शायद ऐसे होते हैं जो आपको एक मोटिवेट, चैलेंज करते हैं कि आपको कुछ करना है। तो वो भी उसको चैलेंज की तरह लें, ईजी लें, गिव ए डैम, आप आगे बढ़ें और मुस्कुराते हुए, आप संघर्षों में आप उभरते हुए आगे बढ़ें और तैयारी करते हुए अपने परिवार का नाम रोशन करें। हाँ सर, वो तो सर आप अपनी सफलता का श्रेय सर किन्हें देना चाहेंगे, या फिर यहाँ तक पहुँचने में जहाँ तक आप आए हैं किन किन लोगों का सर योगदान रहा? देखिए आशु सर, ऐसा है कि सफलता का श्रेय में हमेशा कई लोगों का योगदान रहता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि मेरी माँ जो पीजी हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, उन्होंने प्रारंभ से ही, जब मैं छोटे क्लास में था, नेहरू मैट्रिक स्कूल में पढ़ता था मैं, तो प्रारंभ से ही वो घर पे ही मुझको पढ़ाया उन्होंने। छोटा बड़ा से लेकर ABCD जो भी प्रारंभ में होती है, पोएम, वो सब मम्मी ही मुझको पढ़ाती थी। और मैं क्लास में हमेशा थोड़ा सा ऐसा बताती है मम्मी कि तुम जल्दी से चीज़ों को याद कर लेते थे, तो एक क्लास ड्रॉप करवाया मैंने मम्मी ने कि नहीं तुम इसको 6 में भेज दो, लड़का अच्छा है। तो ये सब उनका हमेशा असर रहा। और मैंने हाई स्कूल तक कहीं भी कोचिंग नहीं की, ट्यूशन नहीं पढ़ी, मेरी माता ने मुझको पढ़ाया है। और आगे और इन सब चीज़ों में भी सिविल सर्विसेज में मुझे लगता है हमेशा उनका ही मोटिवेशन सबसे ज़्यादा रहा। उसके बाद मेरे पिताजी मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने मुझे किसी भी चीज़ को करने से कभी मना नहीं किया। और मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा अपने बच्चों को छोड़ें, वो जो करना चाहें। वो हमेशा कहते थे कि तुम कुछ अच्छा ही करोगे, तो कुछ भी हम लोग घूम रहे हैं कि ठीक है घूमो, तुम्हें टीवी देखना है टीवी देखो, वो कभी नहीं कहते थे तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो वो हमेशा मुझे खुश होकर कि जो करना है मन से करो, ज़िंदगी अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, सफल इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना, वो हमेशा कहते थे। और उसके बाद मेरे बड़े भाई डॉक्टर विकास पांडे, जो मैं कह सकता हूँ मेरे पिता तुल्य वो भी हैं, मेरी भाभी अन्ना पांडे जी वो भी मेरे माता पिता की तरह ही हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने सभी उन लोगों ने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया। कभी भी जब हम तनाव की स्थिति हुई कभी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने मोटिवेशन दिया कि नहीं तुम इसीलिए बने हो, तुम्हें एक सफलता निश्चित प्राप्त होगी। मेरे छोटे भाई बहन डॉक्टर विकास पांडे हो गया, मेरी सिस्टर वंदना पांडे, तो इन परिवार के लोगों का हमेशा सहयोग रहा। फिर बाकी मेरे मित्र अमित तिवारी, वीरेश पांडे,
और नितिन सक्सेना, बिमलेश सर, ये सभी लोग हमेशा से मोटिवेट करते थे और सहयोग करते रहते थे। तो इन सब का बहुत योगदान रहा और मैं हमेशा जीवन भर शायद इनका ऋण कभी चुका नहीं पाऊँगा। और मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ। बहुत सुंदर सर आपने बताया अपने बारे में कि कैसे आप यहाँ पर किन लोगों के सहयोग से आपका यहाँ तक आना हुआ, यहाँ तक पहुँचे आप सर। सर एक प्रश्न है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और छोटी जगहों से आए जो छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा सा सर एक ये बहुत बड़ी चीज़ रहती है सिविल सर्विसेज, कुछ बोलना चाहेंगे सर उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं या हम लोग जो छोटे शहरों से आते हैं, तो हमेशा उन्होंने संघर्षों को ज़्यादा देखा होता है। उन्होंने देखा होता है किस तरह से कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। छोटे शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। गाँव से शहर में आते हैं तो वहाँ की चुनौतियों को झेलना पड़ता है।